Hello, my dear students. I hope you all are fine. Today we will read about the poem Dust of Snow written by Robert Frost. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल पोइम के बारे में, जिसमें पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे क्षण से गुजरता है जो साधारण दिखाई देता है लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। कवि वर्णन करता है कि जब वह निराश व उदास मन से हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो कुछ ऐसा घटित हुआ कि उनका जो निराश व उदास मूड था वो आशा व कशीदगी से भरे मूड में परिवर्तित हो गया। तो चलिए पोइम के बारे में अधिक जानने के लिए हम करते हैं पोइम को स्टार्ट। तो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट माने होता है धूल, स्नो माने होता है बर्फ। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। हमारी पोएम का जो नाम है वो है बर्फ की धूल, डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो राइटर है, इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर है, पोएट है। चलिए थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। 26 मार्च 1874, 26 मार्च 1874, 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ था, इनका बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 को। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 29 जनवरी 1963 को। 29 जनवरी 1963 को इनकी डेथ हुई थी। तो देखिए, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट। जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट थे वो एक अमेरिकन पोइट थे, एक अमेरिकन कवि थे। ही राइट सिंपली, वह सरल भाषा में लिखते थे। वर्ट इंसाइटफुली, लेकिन इंसाइटफुली लिखते थे। यानी कि इंसाइटफुली माने होता है गहनता लिए हुए, यानी कि उनके जो लेख होते थे उनमें गहरा अर्थ छुपा हुआ होता था, वो गहनता लिए हुए होते थे। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेज, और वो अबाउट कॉमन और वो सामान्य, ऑर्डिनरी साधारण, एक्सपीरियंसेज अनुभवों के बारे में लिखते थे, और वो सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में लिखते थे। तो चलिए करते हैं पोएम को रीड। उससे पहले जान लेते हैं राइम स्कीम। कभी कभी एग्जाम्स में राइम स्कीम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसकी, इस पोएम की, ये पोएम है 8 लाइन्स की पोएम है, शॉर्ट पोएम है। इसकी राइम स्कीम, हमेशा राइम स्कीम हमें जाननी होती है तो हमको देखना होता है लाइन का अंतिम वर्ड और अंतिम वर्ड की अंतिम ध्वनि। जैसे क्रो, इसमें अंतिम ध्वनि जो आ रही है वो आ रही है ओ की, तो इसको हम नाम दे देंगे ए। ठीक है। उसके बाद देखिए, मी, मी में जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो आ रही है ई की, इसको हम नाम दे देंगे बी। स्नो में दोबारा से ओ की अंतिम ध्वनि आ रही है जो क्रो में आई थी, तो जो क्रो को ओ को नाम दिया था वही नाम दे देंगे इसे भी, तो इसको नाम दे देंगे ए। देखिए ट्री, ट्री में जो मी में जो ध्वनि आई थी अंतिम, वही ट्री में आ रही है ई, तो इसको भी हम नाम दे देंगे, जो ई को दिया था वही बी। अब देखिए हार्ट, टे में जो अंतिम टे अंतिम ध्वनि आ रही है, तो इसी पोएम का ये सेकंड स्टेंजा है। अब हम इसको नाम देंगे, टे की ध्वनि आ रही है देखिए, तो इसको नाम दे देंगे हम सी। आगे देखिए, मूड, मूड, इसमें डे की ध्वनि आ रही है तो इसे नाम दे देंगे डी। फिर हार्ट, पार्ट, पार्ट की, पार्ट में अंतिम ध्वनि आ रही है टे की, जो कि हार्ट में आई थी, हार्ट को, इसको नाम दिया था सी, तो इसे भी नाम दे देंगे सी। रूड, इसमें अंतिम ध्वनि आ रही है डे की, तो इसे जो नाम दिया था मूड को वही नाम दे देंगे डी, इसे भी। अब देखिए इसकी जो राइम स्कीम हुई वो ये हुई। ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम है, ए बी सी डी। ये क्या है, ये इसकी राइम स्कीम है। RHYMESCHEME, राइम स्कीम। ये इसकी राइम, इस छोटी सी पोएम है, 8 लाइन्स की पोएम है, इसकी राइम स्कीम हुई ए बी सी डी। तो आशा करता हूँ आप राइम स्कीम पहचानना जान गए होंगे कि किस तरीके से एक पोएम की राइम स्कीम को जाना जाता है। तो चलिए करते हैं पोएम को रीड। देखिए, द वे ए क्रो took down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined.
देखिए पॉइंट कह रहा है द वे ए क्रो, कि जिस तरीके से एक कोआ ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला करके, सुक मान होता है हिलाना, हिलाना, डाउन मान होता है नीचे, यानी कि मेरे ऊपर हिला करके नीचे गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, किसको? द डस्ट यानी धूल, और स्नो माने बर्फ, बर्फ की धूल को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रो, यहाँ पर क्रो यूज हुआ है, किसी पोइट किसी अन्य पक्षी को भी यूज कर सकता था, लेकिन कोआ होता है काला, और कोए को हमेशा ही निराशा, उदासी और विषाद के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि इसको यहाँ पर कोए को यूज किया है उदासी, निराशा और दुख के रूप में। सुक डाउन ऑन मी द डस्ट, देखिए यहाँ पर जो डस्ट है, यहाँ डस्ट से जो तात्पर्य है पोइट का वो है जो बर्फ की, यानी बर्फबारी होती है, बर्फ पड़ने के बाद पेड़ों पर जो छोटे छोटे बर्फ के कण जम जाते हैं, उनसे यहाँ पर, उन कणों से है डस्ट का तात्पर्य, बर्फ को छोटे छोटे कणों को यहाँ पर डस्ट कहा गया है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री देखिए, ये वाली पिक देखिए, ये हेमलॉक ट्री है, ये हेमलॉक ट्री है, और हेमलॉक ट्री देखने पर सामान्यतः क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं, इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, और ये जहरीला पेड़ होता है। इसी कारण ये जहरीला होता है, इसी कारण पोइट ने इसे यूज किया है एक निराशा के रूप में, एक दुख के रूप में। देखिए फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि पोइट कहता है कि वह एक दिन बड़ा उदास निराश मन से दुखी होकर के हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था या खड़ा था, और अपने समय को बर्बाद कर रहा था, पश्चाताप करते हुए अपने समय को बर्बाद कर रहा था। तभी अचानक से पेड़ पर बैठे एक कोए ने हिला करके उसके ऊपर बर्फ को गिराया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, पोइट कह रहा है कि जैसे ही वह बर्फ की धूल, कोए के द्वारा जो बर्फ की धूल हिला करके मेरे ऊपर गिराई गई थी, जैसे ही वह धूल मेरे ऊपर गिरी, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया, यानी कि उस धूल के गिरने के तरीके ने, उस छोटी सी घटना ने मेरे हृदय को और मेरी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और मेरे दिन का जो बचा हुआ भाग था, यानी कि पॉइंट कह रहा है कि कुछ समय तो मैंने दिन का इसी प्रकार पश्चाताप करने में, दुख में और निराशा उदासी में निकाल दिया, लेकिन कुछ समय जो बचा हुआ था, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और दिन का जो समय बचा हुआ था उसे आई हैड रून, मैं उसे खराब कर देता, लेकिन ये जो परिवर्तन आया था, ये जो धूल मेरे ऊपर गिरी थी बर्फ की, उसने इस बचे हुए समय को बचा लिया खराब होने से। देखिए सेकंड स्टेंजा में पॉइंट कहता है कि जब मैं उस पेड़ के नीचे उदास निराश मन से बैठा हुआ था, तभी कोए के हिलाने से जो बर्फ की धूल मेरे ऊपर गिरती है, वो मेरे मन को परिवर्तित कर देती है, वो मेरे हृदय में परिवर्तन कर देती है, वो मेरी मनोदशा को बदल देती है। और मैंने, पॉइंट कहता है कि मैंने काफ़ी समय तो ऐसे ही पश्चाताप, उदासी और निराशा और दुख में व्यतीत कर दिया था, लेकिन मेरे दिन का जो समय बचा हुआ था, ये बर्फ की धूल जो गिरी मेरे ऊपर, जिससे मेरे हृदय में परिवर्तन आया, ये उस बचे हुए समय को बचा लेती है और उसे बर्बाद होने नहीं देती। यानी कि पॉइंट कहता है कि मैं जो समय बचा हुआ था उसे भी ऐसे ही पश्चाताप करने में व्यतीत कर देता, लेकिन जैसे ये धूल गिरती है मेरा हृदय परिवर्तन हो जाता है, मेरी मनोदशा बदल जाती है, मैं उस निराशा, उदासी और दुख से बाहर निकलता हूँ, और इस प्रकार मेरा जो बचा हुआ समय था वो बर्बाद होने से बच जाता है। तो हमने इस पूरी पोएम को रीड करने के बाद जाना कि पोएट का किस तरह अचानक से एक छोटी सी और सामान्य सी दिखने वाली घटना से हृदय परिवर्तन हो जाता है। कभी पहले निराश व दुखी मन से हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था, तभी अचानक से कोआ ने हिला करके कभी के ऊपर बर्फ की धूल गिराई, और इस घटना ने कभी को इतना प्रभावित किया कि कभी अपनी निराश व उदासी की मनोदशा से बाहर निकल आता है। इस पूरी पोएम में कवि एक संदेश देना चाहता है कि हम प्रकृति में होने वाली सरल प्राकृतिक घटनाओं से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अतः हमें प्रकृति में होने वाली इन सरल घटनाओं का अवलोकन करना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। आई होप कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। देखते रहिए, सीखते रहिए ये स्कूल गुरुजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।